हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। इसके पहले कि हम ये चैप्टर मोशन स्टार्ट करें, हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये फिजिक्स क्या है। अभी तक हमने 8th क्लास तक साइंस करके एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने कंबाइनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स पढ़े हैं। अब क्लास 9 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके तीनों सेपरेट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और इनमें कुछ डिफरेंस है, तभी ये सेपरेट होते हैं। तो हम जानने की पहले कोशिश करते हैं कि ये फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या। ओवरव्यू एक लेते हैं हम सब्जेक्ट फिजिक्स का। ठीक है, अगर हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू फिजिक्स को समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी होता हुआ देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो भी हैं, तो वो सारी कुछ फिजिक्स से ही रिलेटेड है। वो चाहे आप सर्दियों के टाइम में अपने हाथों को रब करें, या सर्दियों के टाइम में आप बाल्टी में पानी गर्म होने के लिए देते हैं। आप देखते हैं कि आप किसी सरफेस पे चल पा रहे हैं, आप देखते हैं किसी सरफेसेस पे आप इतना इफ़ेक्टिवली नहीं चल पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या आप देख सकते हैं, हम कुछ भी लिख पा रहे हैं, अगर जैसे हम कहीं पे भी कुछ भी लिख पा रहे हैं, या ऐसी कई और भी सारी चीज़ें, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप वहाँ पे देख पा रहे हैं। न केवल इतना ही, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप या जहाँ से भी ये वीडियो एक्सेस कर रहे हैं, उसके माइक्रोफोन से, उसके स्पीकर से आप मेरी आवाज़ सुन भी पा रहे हैं। जब हम जैसे जैसे आगे इस फिजिक्स के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये सारे फिनोमिना जो हैं फिजिक्स के अंडर ही आते हैं और किन्हीं ना किन्हीं लॉज का ये उनको फॉलो करते हैं। तो इतना सारा कुछ जो है ये फिजिक्स के अंदर अपन कवर करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम सीखते जाएंगे। तो इतना इंट्रोडक्शन मुझे लगता है काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, जो कि है मोशन। जब हम मोशन की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इमेजिनेशन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट कर रहा है। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये t1 टाइम पे यहाँ पे था, फिर हमने थोड़ी देर बाद इसे ऑब्ज़र्व किया तो ये ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट ए t2 टाइम पे यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब क्या कि हमने कुछ टाइम इस ऑब्जेक्ट को दिया तो इसने अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ कर ली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। किसी और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है और ये किसी बस को यहाँ से जाते हुए देख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये लड़का इस बस को यहाँ से जाते हुए देख रहा है, तो ये लड़का क्या कहेगा कि ये बस मोशन में है। क्या बोलेगा, ये बस मोशन में है। सेम बस मोशन में। अब हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो ये पैसेंजर्स हैं, ये इस पैसेंजर्स को क्या कहेगा, क्या ये पैसेंजर मोशन में है? हाँ, अगर ये बस मोशन में है इसके लिए, तो इसमें बैठे सारे पैसेंजर्स भी मोशन में होंगे इस लड़के के लिए। लेकिन इसके अंदर जो ये और भी पैसेंजर्स बैठे हैं, इसके फॉलोअर्स जो हैं, इनके लिए ये जो पैसेंजर्स हैं ये रेस्ट में होंगे। रेस्ट में कहने का मतलब क्या, जैसे कि हमने मोशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि इनकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, लेकिन इस पैसेंजर्स के लिए ये पैसेंजर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये पैसेंजर इस बॉय के लिए मोशन में
है, लेकिन ये पैसेंजर इसी बाजू वाले पैसेंजर के लिए मोशन में नहीं है। इसका अपोजिट एक टर्म यूज़ करते हैं हम, रेस्ट। या तो कोई चीज़ मोशन में होगी या तो कोई चीज़ रेस्ट में होगी। ठीक है, आगे समझते हैं। अब मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल से। ये हमारी कोई सड़क है, यहाँ पे कोई एक लड़का है और यहाँ पे हम मान लेते हैं कार 1 है और यहाँ पे एक मान लेते हैं हम एक कार 2 है। मान लेते हैं ये कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये कार जो है इस लड़के के लिए मोशन में है। ठीक है, किस स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये सेम कार इस लड़के के लिए भी मोशन में है। ठीक है, और जब इस कार का पैसेंजर इस कार के पैसेंजर को देखेगा तो क्या वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में होगा? ये सोचने वाली बात है। तो आपने अगर ट्रेन में कभी सफ़र किया हो, बाय रोड भी सफ़र करेंगे तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, तो शायद इतना लंबा टाइम हमें नहीं मिल पाए। लेकिन अगर हम ट्रेन से जब सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और बाजू वाली ट्रैक पे भी कोई एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपने देखा होगा कि ये ट्रेन जो है इस ट्रेन को कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है क्रॉस करने में। इसके विपरीत जब कोई एक ट्रेन इस डायरेक्शन में मोशन कर रही हो और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में मोशन कर रही हो, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये कुछ सेकंड्स में ही एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। मतलब आप किस पॉइंट से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बात पे भी मोशन डिपेंड करता है कि किसका मोशन कितना है। जैसे कि यहाँ पे इस पैसेंजर का मोशन इसके लिए कुछ और था और इसी पैसेंजर का मोशन इस पैसेंजर के लिए कुछ और था, या यूं कहें कि रेस्ट में था। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बातें सीखी? यहाँ से हमने 2 बातें सीखी कि मोशन जो है एक तो टाइम टेकन होता है, दूसरी चीज़ हमने सीखी कि ये किसी रेफरेंस पॉइंट से कंसीडर किया जाता है। अभी आपको ऊपरी तौर पे ये बातें हमने समझाई हैं। अब हम इसे कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, उससे बातें और क्लियर होंगी। ये जस्ट एक चैप्टर का ओवरव्यू था ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हम पढ़ेंगे क्या और इसमें होने क्या क्या वाला है। इसको आप नोट नहीं करिएगा। अब जो हम आगे लिखने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी होंगी। अभी तक जितनी भी छोटी छोटी जानकारी हमने इकट्ठा करी, अब उनकी हेल्प से ही हम जा रहे हैं मोशन को डिफाइन करने। तो हम क्या लिख सकते हैं? अ बॉडी is said to be in a motion
when it changes its position continuously with time। अब ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, यहाँ तक की चीज़ डेफिनेशन में आपको क्लियर होगी कि कैसे t1 टाइम पे बॉडी एक ही पोजीशन यहाँ थी, फिर t2 टाइम पे पोजीशन चेंज हो गई थी। तो ये इतनी बात हमने इतने में कवर करी। और फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई रेफरेंस पॉइंट भी होता है जिसे हम कंसीडर करते हैं। अब उसकी बात भी कर लेते हैं। A body is said to be in a motion when it changes its position continuously with time with respect to some frame of reference। या इसी को हमने क्या कहा था, रेफरेंस पॉइंट। ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई किसकी, मोशन की। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। इसके बाद हमने कुछ और भी चीज़ें नोटिस की थी उस बस वाले एग्जांपल में, जिसमें बस में बैठा एक पैसेंजर बाहर खड़े एक लड़के के लिए तो मोशन में था, लेकिन वही सेम पैसेंजर उसी बस में बैठे दूसरे पैसेंजर के लिए मोशन में नहीं था। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, हम लिखेंगे an object may appear to be moving to one person and the same object may appear to be at rest to another person। यहाँ तक हमने जो कुछ भी लिखा है वही लिखा है जो थोड़ी देर पहले हमने समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मोशन डिफाइन कर दिया कि मोशन क्या होता है, मोशन होता है चेंज इन पोजीशन टाइम के साथ और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ। इतनी सी बातें हमने लिखी हैं। और यहाँ पे हमने ये लिखा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन को मोशन में दिख सकती है और वही सेम ऑब्जेक्ट हो सकता है कि किसी और पर्सन को रेस्ट पे दिखे। अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन करने की बात करें तो डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स के बिना डेफिनेशन आपकी प्रॉपर कहलाती नहीं है। अगर आप कितना भी अच्छा डेफिनेशन लिखें, अगर आपको याद नहीं आ रहा, मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको ऊपरी तौर पे पता है कि क्या है, तो अगर आपने उस डेफिनेशन में वो कीवर्ड्स यूज़ कर लिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे वो कीवर्ड्स क्या हैं, यहाँ पे वो कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट कीवर्ड है चेंज इन, दिख रहा पोजीशन। दूसरा कीवर्ड है विथ टाइम। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि किसी रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डेंस ये चेंजेस होने चाहिए। अगर आपने डेफिनेशन में ये तीन चीज़ें मेंशन की हैं तो आपका डेफिनेशन एक अच्छा डेफिनेशन कहलाएगा मोशन का, ठीक है। ओके, कुछ और चीज़ें अब हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक ये रेफरेंस पॉइंट है, इसे भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमने क्या बोला, रेफरेंस पॉइंट वो होगा जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे वही सेम एग्जांपल लेते हैं, जब हमने बस में बैठे पैसेंजर को बाहर खड़े लड़के के पास से ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, वो बाहर खड़ा हुआ लड़का। फिर हमने उस सेम पैसेंजर को उसके जस्ट पीछे बैठे पैसेंजर्स के साथ
ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, वो साथ में बैठा हुआ दूसरा पैसेंजर। तो अब इसे हम वर्ड्स में डालने की कोशिश करते हैं, अगर हमें पूछा जाए तो हम जिसे बोल सकें। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या डिफाइन हम कर सकते हैं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी measure position of an object। कभी कभी कुछ प्लेस के भी हमें आगे हम पढ़ेंगे कि कभी कभी हम प्लेस डिस्टेंस भी नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट आपका कोई प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या जान लिया, हमने जान लिया मोशन और हमने जान लिया रेफरेंस पॉइंट। ये तो हुई विजिबल चीज़ें। कई बार क्या होता है कि मोशन हमें होता दिखता नहीं है, लेकिन उनके रिजल्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम ऐसा समझ पाते हैं कि मोशन हो रहा है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एयर का मोशन होता है, पर क्या हमें एयर मोशन करता हुआ दिखता है? हम इसे फील कर पाते हैं। कैसे फील कर पाते हैं? ट्रीज लीव्स होती हैं, वो हिलते हैं। हमें सेंसेशन होते हैं, हमारी बॉडी पे जब भी एयर टच करती है तो हमें सेंसेशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एयर का मोशन है। जैसे कभी आंधी आई, तूफान आया, ऐसे कुछ बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे एयर चलता है। ठीक, तो हमें पता कैसे चलता है कि एयर फ्लो हो रही है, एयर में मोशन है? हम देखते हैं कि हमारे आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बस आप इसको इंटरप्रेट कर सके इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। और क्या, और कौन से ऐसे मोशन हो सकते हैं जो हमें दिखते नहीं लेकिन होते हैं तो बहुत सारे। एक और बहुत ही रिलेटिव एग्जांपल जो आप रिलेटेबल होगा आपसे, आप देखेंगे अर्थ का मोशन। ये भी हमें दिखता नहीं, क्योंकि हम अर्थ के जिस स्पीड से अर्थ मोशन कर रहा है हम भी उसी स्पीड से उसके साथ मोशन कर रहे हैं। तो ये मोशन हमें विजिबल होता नहीं, लेकिन हम इसे कैसे महसूस कर पाते हैं? हम इसे डे नाइट के थ्रू मोशन इसका देख पाते हैं कि हाँ, कि इसके कारण अर्थ में मोशन है, जिसके कारण हम डे एंड नाइट देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर मौसम चेंजेस होते हैं, समर विंटर्स, ये सारी चीज़ें काहे की एविडेंस है कि अर्थ मोशन में है। ठीक है, अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। अभी हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, कोई ऑब्जेक्ट ए है t1 टाइम पे, और कुछ टाइम पे ये सेम ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। ये बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई होगी। तो अब हम जानने वाले हैं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चीज़ें हैं क्या। बॉडी यहाँ से यहाँ मूव हुई तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसी तरह एक और इससे रिलेटेड टर्म है डिस्प्लेसमेंट। वो क्या चीज़ है? तो हम इनके बारे में थोड़ा अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हैं क्या, क्योंकि आपके चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के कई सारे और कॉन्सेप्ट्स का बेस बनेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले डिस्टेंस समझने की कोशिश में। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका घर है। ठीक, यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे आपका कोई मान लीजिए एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप है और
एक अलग डायरेक्शन में, ये हम मान लेते हैं कोई रेलवे स्टेशन है। इतनी चीज़ें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि आप यहाँ घर से निकले, पेट्रोल पंप पे गए और फिर यहाँ से आप रेलवे स्टेशन की तरफ गए। इतने में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर है, और इन दोनों की डिस्टेंस मान लेते हैं इससे थोड़ी कम 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करें तो आपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाने में टोटल कितने डिस्टेंस कवर की, आप कितना चलें या कितनी दूर आपने गाड़ी चलाई, ये चीज़ जो है ये बताएगी डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस वो क्वांटिटी है जो आपका टोटल आपने कितना चला है वो चीज़ बताएगी, ठीक है। तो इस केस में आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, आपने कवर किया टोटल डिस्टेंस 4 + 3, 4 + 3 7 किलोमीटर्स, ठीक है। अब क्या एक यही पाथ है जो आप फॉलो कर सकते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको पेट्रोल पंप पे कोई काम ही नहीं, आपका मन किया कि नहीं भैया आप तो पहले जाओगे अपने फ्रेंड के यहाँ। क्यों? आपका मन, आप चाहे जहाँ जाएं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये होम से आपके फ्रेंड के घर की डिस्टेंस जो है कहने के लिए 10 किलोमीटर है, और फिर आप यहाँ से ये डिस्टेंस चाहते हैं, ये मान लेते हैं से 5 किलोमीटर है। तो इस केस में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? इस केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल 10 है अगर, तो 10 + 5 15 किलोमीटर्स, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि एक ऐसा पाथ था जो आपके घर से सीधे रेलवे स्टेशन जाता था। अगर आपको सीधे रेलवे स्टेशन ही जाना है, आपको कोई काम नहीं है कि आप पेट्रोल पंप जाएं या फ्रेंड के यहाँ जाएं, तो आप सीधे अपने घर से रेलवे स्टेशन भी जा सकते थे। इस केस में हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, सेम मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर। यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि किन्हीं सेम दो पॉइंट के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस के पाथ हो सकते हैं। कोई यहाँ से सीधे यहाँ आ सकता है, कोई ऐसे जाके ऐसे आ सकता है, कोई ऐसे आ सकता है, कोई ऐसे आ सकता है, कोई ऐसे आ सकता है। तो कई सारे पाथ हो सकते हैं डिस्टेंस के, ठीक है। अब हम और इसमें क्या समझ सकते हैं, अब हम कोशिश करते हैं ये जो सारी चीज़ें हमने समझी इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन में ढालने की, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिस्टेंस को प्रॉपरली डिफाइन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि डिस्टेंस कैन बी defined as the total path length traveled by an object from initial point to final point, from initial point to final point during motion। ये आपका एक कंप्लीट डेफिनेशन है डिस्टेंस के लिए। जब हमने शुरू में डिस्टेंस की बात की थी तो इसके साथ हमने एक और वर्ड यूज़ किया था, डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कैसे डिफर है,
ठीक है, सेम एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें और दोनों में क्या रिलेटेबल है वो भी देख सकें। तो हमने क्या एग्जांपल लिया था? हमने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा होम है, यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप है, दिख रहा, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा रेलवे स्टेशन है जो कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो चीज़ है कि आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी हो। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, आपने कोई भी पाथ फॉलो किया हो। इसे सिर्फ इस बात से मतलब है, इसे मतलब डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी कवर की है। इस केस में हम देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी होम से रेलवे स्टेशन की? क्या ये होगी? क्या ये होगी? एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, या यूं कहें कि दोनों के एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो एक स्ट्रेट लाइन ही हमें मिलेगी। अभी के लिए आप ये जानिए कि दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है हमारा होम और फाइनल पॉइंट है ये रेलवे स्टेशन। तो इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप होम से पहले पेट्रोल पंप गए या होम से पहले फ्रेंड के यहाँ गए, फिर पेट्रोल पंप पे गए, फिर रेलवे स्टेशन पे गए। इन चीज़ों से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितनी फॉलो की, आप इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर हैं, एक्चुअल में आप कितनी दूर हैं। ठीक है, तो अब इसे हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कीवर्ड क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो हम लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन के दौरान ही कोई भी चीज़ डिस्प्लेस होगी। तो हम लिख रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is the shortest distance between initial point and the final point। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अब एक कंपेयर करके हम देखते हैं। मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस ये टोटल मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट पहले क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट पहले आया पॉइंट, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ऑब्जेक्ट ये सेम ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ इसने मोशन किया, फिर इसने थोड़ी दूर वापस सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पहले तो ये इस डायरेक्शन में गया, यहाँ आया, और फिर वापस यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पे आया पॉइंट सी पे। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 3 मीटर है। तो इस केस में आप हमें बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑब्जेक्ट
ए का। तो हमने क्या डिस्टेंस की डेफिनेशन में क्या देखा था? डिस्टेंस की डेफिनेशन में जो कीवर्ड था आपका वो ये था कि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ इसने कितनी ट्रेवल्ड की बॉडी ए ने? बॉडी ए पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, इतनी डिस्टेंस इसने कवर की। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की? ए से बी की डिस्टेंस है 10 मीटर, बी से सी की डिस्टेंस है 3 मीटर। टोटल कितना हुआ? 13 मीटर। ये हुई डिस्टेंस की बात। अब अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में कीवर्ड क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या था ऑब्जेक्ट ए का? ऑब्जेक्ट ए का फाइनल पॉइंट था पॉइंट सी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है। क्योंकि ये चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, या ऐसे जाके वापस आए, इसने लास्ट पॉइंट अपना क्या अचीव किया? पॉइंट सी। तो ए और सी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगी 10 - 3। मतलब ए से बी की जो डिस्टेंस है वो माइनस बी से सी की जो डिस्टेंस है वो। ए से बी की डिस्टेंस है 10 माइनस बी से सी की डिस्टेंस है 3 मीटर्स। मतलब 7 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट बॉडी ए ने कवर किया इस दौरान। अब यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो हमें नोटिस करनी है। शायद आप में से कुछ लोगों ने कर भी लिया हो, जिन्होंने नहीं किया वो अभी नोटिस करेंगे। एक सेकंड। हमने अभी क्या देखा कि डिस्टेंस जो है, मान लीजिए बॉडी ए यहाँ से पॉइंट ए, पॉइंट बी, फिर बॉडी ए यहाँ आई पॉइंट सी पे। तो डिस्टेंस में हमने ये देखा कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो टोटल सारा ऐड हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में सेम कंडीशन थी। ए बी पोजीशन पे आया, फिर वापस ये सी पोजीशन पे बॉडी ए वापस आ गई। और लेकिन इसमें हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट में बस हम इतनी ये जो डिस्टेंस है यही कंसीडर कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने इसका बस मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड वो क्वांटिटी है जो आप किसी यूनिट के पहले लिखते हैं। जैसे अभी हमने वहाँ पे लिखा 10 + 3 13 मीटर। ये मीटर क्या है? यूनिट है डिस्टेंस की। और ये 13 है, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप बाज़ार गए दूध लेने, आपने कहा 3 लीटर दूध दे दीजिए। तो उसमें ये जो 3 है ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो लीटर है ये यूनिट है। ठीक है, ये अभी इतना जान लीजिए। अभी हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे आगे के क्लासेस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जब हम आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हम कंसीडर कर ही रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो हम कंसीडर कर ही रहे हैं, साथ में डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं। डायरेक्शन कैसे कंसीडर कर रहे हैं? डायरेक्शन हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि पहले हम इस डायरेक्शन में गए तो इसके वजह से इसने जितनी डिस्टेंस कवर की वो लिखी हमने, फिर इसने डिस्टेंस वापस की, रिटर्न आया, डायरेक्शन इसने अपनी चेंज की, तो उसके कारण जो इसने डिस्टेंस कवर की वो हमने अलग से उसमें माइनस कर दिया। कहने का मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो कंसीडर करते ही हैं हम, साथ में इसके डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिनमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अभी जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है इन दो टर्म्स को, आगे चल के हम इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको इसे लेके कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़े से रिलेटेबल थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। आगे क्लासेस में, आगे की चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ को और अटेंशन देंगे और थोड़ा और डिटेल में भी जानेंगे। अभी के लिए इतना ही था इसमें। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? आज हमने सीख लिया मोशन क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन। उसके बाद हमने जाना रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन देखी हमने। फिर इसके बाद हमने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीज़ हमने आज के वीडियोस में सीख ली हैं। आगे के लेक्चर में हम सीखेंगे मोशन के और भी टाइप, यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं, और भी कुछ नए नए टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आए, आपको और भी टर्म्स मिलेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें भी हम आगे सीखेंगे। तो अभी आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करिएगा और फिर अगले वीडियोस में हम और भी नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। ओके।